नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हो रही है और कुछ लोग प्रेज़ भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? हमारा सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटाइज्ड है। आईएएस ऑफिसर तो एक ग्लोरिफाइड क्लर्क है, तो जो ब्यूरोक्रेट है वो ओरिजिनल थिंकर नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंटर है। सर आपने मुझे ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक अल्टरनेट पॉलिसी बताया था जो किसी एक ग्रुप ने शायद बनाया है, तो आप प्लीज़ वो समझाओगे कि वो डिफरेंट कैसे है उससे? तो उसको पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है ना। उसमें यह है कि हमको सब लोगों को इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। सर आपको लगता है वो मूवमेंट्स हो सकती है हमारी कंट्री में गिवन द फैक्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज की ही स्टूडेंट यूनियंस हैं? कि जो नई नॉलेज जनरेट करेगा हम उसको आगे और बढ़ाएंगे। अब जो नई नॉलेज जनरेट करेगा तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, और आपको क्रिटिसिज्म चाहते नहीं है तो, क्योंकि आप फ्यूडल बहुत माइंडेड है। तो हमारी लीडरशिप फ्यूडल है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी फ्यूडल हैं, हमारे जो टॉप प्रोफेसर हैं वो भी फ्यूडल हैं। उनसे हमको चंगुल से निकलना है। कॉलेज एजुकेशन की इंडिया में इतनी बुरी हालत क्यों है? आखिर इंडिया की डिग्रीज की वैल्यू क्यों नहीं है? इंडियन हायर एजुकेशन में आखिर प्राइवेटाइजेशन क्यों हो गई? इन सारी चीज़ों के जवाब हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं विद रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार जी। प्रोफेसर अरुण ने खुद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री ली है एंड इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ही हैज़ गिवन वेरी गुड सॉल्यूशंस इन द पॉडकास्ट कि आखिर हमारी हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है और इंडियन यूनिवर्सिटीज आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में कैसे इंक्लूड हो सकती हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सी यू इन द पॉडकास्ट। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हो रही है और कुछ लोग प्रेज़ भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए, ऐसा कोई जो देश की एजुकेशन पॉलिसी होती है वो इस आधार पे बननी चाहिए कि समस्याएं क्या थीं और उसका समाधान क्या है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी तो कई बार बन चुकी है। कोठारी कमीशन की 68 में आई थी, फिर 86 में आई थी, और बार बार हमारे जैसे पे कमीशन आते हैं तो उसमें भी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। तो उसमें जो समस्या है उसका समाधान हम नहीं निकाल पा रहे। समाधान क्या चाहिए हमें? शिक्षा का रोल हमें समझना पड़ेगा। शिक्षा का रोल है कि हम जो बच्चे आज हैं उनको कटिंग एज ऑफ नॉलेज पे ले जाएं और फिर वो उसको और आगे डेवलप करें। तो इसलिए हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम कटिंग एज पे कैसे ले जाएं उनको, बच्चों को, और फिर उनको कैसे प्रोत्साहित करें कि वो और आगे नॉलेज डेवलप करें। क्योंकि समाज को तो नॉलेज चाहिए होती है। समाज के सामने हरदम समस्याएं आती हैं, समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है, और समस्याओं का समाधान जो निकालना होता है वो ना लॉन्ग टर्म में निकालना होता है। ये नहीं कि आज हम क्या करें, क्योंकि जो आज कर रहे हैं हो सकता है वो गलत निकल आए 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 50 साल में। तो हमको लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, और जो शिक्षा है वही लॉन्ग टर्म थिंकिंग की संभावना उसमें होती है। जो बिज़नेस है वो तो आज के प्रॉफिट का सोचता है, जो पॉलिटिशियन है वो सोचता है कि आज मैं कैसे सत्ता में बना रहा हूँ, है ना, वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की थिंकिंग और जो नॉलेज जनरेशन जो है वो सिर्फ शिक्षा से ही आ सकती है, हायर एजुकेशन से। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुआ क्या है कि हम हायर एजुकेशन को एक तरह से स्ट्रेट जैकेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ जो ऊपर जो बैठे हैं, पॉलिसी मेकर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं है कि शिक्षा को किस तरह से चलाना चाहिए। वो चाहते हैं उसको स्ट्रेट जैकेट करना। तो जैसे कि जैकेट कैसे सर? मतलब कि जैसे आपको स्टैंडर्ड अचीव करना है ना, तो कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, सबका कॉमन सिलेबस बना दो, है ना। अब कॉमन सिलेबस बनाना तो बिल्कुल उल्टी बात है, क्योंकि हर जो टीचर होता है उसका एक अपना व्यू होता है, एक विजन होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, और आप कहें नहीं ये नहीं पढ़ाना है आपको, तो सिर्फ ये इस तरह से पढ़ाना है, तो फिर उसका जो मन है वो उसमें नहीं लगेगा, उसको बड़े मैकेनिकली पढ़ाएगा। और जो बच्चे हैं उनको जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर मन मार के जो पढ़ा रहा है, तो फिर वो भी जो इसी तरह से मन मार के जो पढ़ाई करेंगे। फिर जैसे कि आपने क्या पढ़ा, उसको कैसे टेस्ट करना है, तो एग्ज़ाम सिस्टम, तो एग्ज़ाम सिस्टम भी अगर एक सारा जो रट में है तो बच्चे रट्टा मार के सीख लेंगे और फिर जो इम्तहान करके भूल जाएंगे उसको। तो नॉलेज का होता है कि आपको एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर और नॉलेज बनानी होती है।
तो हमारे यहाँ हुआ ये था कि मैकॉले जो ब्रिटिश राज के दौरान 1835 में उसने मिनट ऑफ एजुकेशन बनाए, तो उसमें कहा कि ओरिएंट में तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉलेज देंगे। तो उसका मतलब था कि यहाँ पे सिर्फ जब क्लर्क हम प्रोड्यूस करेंगे, थिंकिंग तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होगी और वो यहाँ आ जाएगी। तो उसने टीचिंग और रिसर्च को सेपरेट कर दिया। और जहाँ आप टीचिंग और रिसर्च को सेपरेट कर देंगे तो ना टीचिंग अच्छी होगी ना रिसर्च अच्छी होगी, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उससे फिर रिसर्च क्वेश्चन निकलते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं तो उसको टीचिंग में लाते हैं तो आपकी टीचिंग इम्प्रूव होती है। तो टीचिंग और रिसर्च को कभी सेपरेट नहीं करना चाहिए हायर एजुकेशन में, हमने वो सेपरेट कर दिया है। मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो वो 1940s का बताते थे कि जो टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो कहते थे कि हम टीचिंग के लिए हैं, रिसर्च के लिए नहीं हैं। मतलब जो मैकॉले चाहता था वो हमने हमारे टॉप प्रोफेसर्स ने इंटरनलाइज कर लिया था। तो इसीलिए जो हमारी 4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बनाई, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद, वो सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस करने के लिए थी, ना कि वो रिसर्चर्स प्रोड्यूस करने के लिए थी। जबकि असली मकसद हमारे हायर एजुकेशन में होना चाहिए कि सोशली रेलेवेंट नॉलेज, मतलब समाज के लिए जो ज़रूरी नॉलेज है वो हम जनरेट करें। अब हुआ क्या कि हमारे ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ IAS ऑफिसर्स और इनकम टैक्स ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनको ही करने के लिए, अब ये थिंकर्स नहीं हैं, ये तो इम्प्लीमेंटर्स हैं। तो आइडियाज़ कहाँ से जनरेट होंगे? तो आइडियाज़ तो जनरेट होंगे जब हमारे यहाँ रिसर्च होगी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हमारे टीचर्स सोचेंगे उसके बारे में और एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो हमारे यहाँ ये रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हुआ। तो हमारी जो नीतियाँ बनी, जो एजुकेशन पॉलिसी आई तरह तरह से, 48 में भी आई, 68 में भी आई, 86 में भी आई, अभी भी आई, उसमें हमने कंट्रोल दे दिया ब्यूरोक्रेट्स को। मतलब जो एजुकेशनिस्ट भी है वो भी एक तरह से ब्यूरोक्रेट ही बन जाता है। वो चाहता है कि मैं डीन बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं जो VC बन जाऊं। तो सारा का सारा उसका जो फोकस होता है वो कैसे मैं सत्ता को जो एक्वायर करूं। और ये जो हमारी कमिटीज़ होती हैं, कहने के लिए इसमें प्रोफेसर्स होते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर्स का भी एटीट्यूड ब्यूरोक्रेटिक होता है कि कंट्रोल कैसे हम करें, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है VC बना देते हैं, कभी पुलिस वाले को बना देते हैं, कभी एक जो जनरल को बना देते हैं। अब जो जनरल का काम है वो तो एक कंट्रोल करने का काम है, पुलिस ऑफिसर का काम तो कंट्रोल करने का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम तो कंट्रोल करने का है। जबकि शिक्षा में ये कंट्रोल इस तरह से नहीं चल सकता है। यहाँ तो आपको एक फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो जैसे कि मुझसे जब पूछते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि भाई आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्रिटिक करना है। जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्रिटिक करोगे तब तो नॉलेज आगे बढ़ेगी। अगर हम यही कहते रहेंगे कि आइंस्टाइन लास्ट वर्ड है फिजिक्स में, तो फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। हम यही कहते रहेंगे कि अमर्त्य सेन जो लास्ट वर्ड है इकोनॉमिक्स में, तो नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगी। तो नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका तो क्रिटिक करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी नहीं होगी तो फिर जो आगे जो नॉलेज डेवलप नहीं होगी। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज का क्रिटिक करते हुए हमको जो और आगे नॉलेज बढ़ाना है। पर हुआ क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम नए आइडियाज़ को नहीं वैल्यू करते, हमारे समाज में भी नए आइडियाज़ को नहीं वैल्यू करते। तो जैसे कि 1989-90 में मैं नेशनल फ्रंट मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का एक मेंबर था। तो हम लोग जब इंटरेक्ट करते थे, जो उस समय के जो नेता थे नेशनल फ्रंट के, तो कहते थे ये और कहीं हुआ है तो क्या हुआ है। तो मैं कहता था कि नहीं, हमको ये देखना है कि हम पहले जो व्यक्ति हो सकते हैं, हम पहले देश हो सकते हैं, क्योंकि नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हमारी समस्या और देशों की समस्या नहीं है। अगर कहीं जो आप देखें कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में भी वो उसी तरह चले। हमारा सिस्टम अलग होगा, वहाँ पे इतना मल्टी मोडल ट्रैफिक नहीं है। हमारे यहाँ तो रिक्शा भी है, साइकिल भी है, 2 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, बस भी है। वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट होगा, पेडेस्ट्रियन होगा, कार होगी, बस होगा। तो जो उनके यहाँ काम करेगा, हो सकता है हमारे यहाँ काम ना करे। उस तरह से हमें अपनी तरह से सोचना पड़ेगा। तो हमको आइडिया जनरेशन खुद करना है। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि हम डिसेंट को एक तरह से ये मान लेते हैं कि डिसेंट को तो हमें सप्रेस करना है, जबकि डिसेंट तो एसेंस है हायर एजुकेशन का। जब डिसेंट होगा तभी नई नॉलेज जनरेट होगी। तो हमको तो और प्रमोट करना चाहिए कि भाई आप और नए आइडियाज़ जनरेट करो, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उनके खिलाफ जाओ। पर जो ब्यूरोक्रेट माइंड होगा, जो आर्मी का माइंड होगा, वो तो कहेगा कोर्ट मार्शल कर दो, है ना, ये तो बात नहीं मान रहा।
तो नए आइडियाज़ कैसे जनरेट होंगे? तो हमारा सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटाइज्ड है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 3 तरह के एकेडमिक्स होते हैं। एक तो ब्यूरोक्रेटाइज्ड एकेडमिक, जो सत्ता जो हासिल करना चाहता है, पावर है ना, वो मिनिस्टर से हॉब नॉब करेगा, वो जो यूजीसी में हॉब नॉब करेगा वगैरह वगैरह, है ना। उसको ये नहीं मतलब है कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वो तो ऊपर से ऑर्डर लेके उसको पास डाउन कर देगा। दूसरा वो है जो कि वेस्टर्न ट्रेंड है, वो कहीं कैम्ब्रिज से आया है, ऑक्सफोर्ड से आया है, तो हम समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि हो सकता है कि उसने पीएचडी करके वहाँ पे और कुछ नहीं किया हो, है ना, लेकिन हम समझते हैं कि उसकी डिग्री वहाँ की है तो बहुत अच्छी है। तो हमारा जो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड है वो बाई वेस्टर्न स्टैंडर्ड है, तो हम वहाँ से नॉलेज लेके उसको रिसाइकिल कर लेते हैं इंडिया में। तो उसको हम अपने तरह से नहीं करते। तो जैसे कि अगर गरीबी पे कोई स्टडी है तो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ गया, तो वर्ल्ड बैंक जो चाहता है हम उसको आगे कर देंगे कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मार्केट में जो मार्केट होना चाहिए तब जो गरीबी खत्म होगी, जबकि मार्केट में गरीब आदमी तो और पिछड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई पूछ नहीं है। जिसकी ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी वही ज़्यादा जो मार्केट में डोमिनेट करेगा, जिसकी परचेजिंग पावर नहीं होगी वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो गरीबी का सोल्यूशन बाज़ार नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो बाज़ार ही जो होगा। तो जो आदमी उसको आगे प्रोपोगेट करेगा कि बाज़ार होना चाहिए तब गरीबी ख़त्म होगी, तो उसको वर्ल्ड बैंक प्रमोट करेगा, पर वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो ये जो नॉलेज हमारी बाहर से आ रही है, जिसको फिर हम रिसाइकल करके जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर देते हैं, उससे समाधान नहीं निकलने वाला। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन इंटेलेक्चुअल्स आर डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स। हम वेस्ट की नॉलेज लेके और उसको हम रिसाइकल कर देते हैं। हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरह से नहीं सॉल्व करते, है ना। तो जैसे कि हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ है, बाकी जो उन्नत देश है वहाँ पे इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए वो स्टडी नहीं करते जो काले धन की अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश के लिए काले धन की अर्थव्यवस्था स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसकी वजह से हमारा सारा डेटा गलत हो जाता है, हमारा सारा एनालिसिस गलत हो जाता है, और फिर हम गलत एनालिसिस आगे करते हैं। उसी तरह हमारे देश में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट है ही नहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो इसलिए वो कास्ट को उस तरह से स्टडी नहीं करते। तो फिर हम लोग को अपने ढंग से वो जो स्टडी करना चाहिए। तो हमको नॉलेज जनरेशन सोशली रेलेवेंट अपने देश के लिए जनरेट करना है। उसके लिए हमको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ को, टीचर्स को। अब ऑटोनॉमी देने में क्या होता है कि कहते हैं नहीं लोग काम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, पर कुछ जो ओरिजिनल नॉलेज डेवलप करेंगे उससे बहुत फ़ायदा होगा, और धीरे धीरे उनका असर बाकियों पे पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो समस्या जो है उसी को और आगे बढ़ा रही है। वो जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी शिक्षा में कमज़ोरी के लिए, उन्हीं को आगे बढ़ावा दे रही है। जैसे सर जैसे कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ना, मतलब कि वीसी के हाथ में पावर दे दो, ऑटोनॉमी को कर्टेल कर दो। तो हालांकि कहते ज़रूर है ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन पावर वो जिस तरह से दे रहे हैं उससे ऑटोनॉमी किल हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं कि हमें डीकॉलोनाइज करना है इंडियन माइंड को, क्योंकि वेस्टर्न जो माइंड है उसने हमें, जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ से हम नॉलेज लेके रिसाइकिल कर देते हैं। पर डीकॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? क्या हम 600 साल पहले जाके फिर दोबारा नॉलेज डेवलप करेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते हम। जो आज की नॉलेज की बेस है उसके आधार पे हम और आगे बढ़ें, है ना। लेकिन अब डीकॉलोनाइजेशन के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आके इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ सेटअप करें। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी जब आएंगी तो अपने आइडिया से आएंगी, वो कोई हमारे आइडिया से तो आएंगी नहीं। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर उसी तरह वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो सब जगह एक ही तरह की शिक्षा होगी, जबकि शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए जिससे कि नए नए आइडियाज़ डेवलप हों। तो सारा जो बेसिस है उसमें कॉमर्शलाइजेशन, उसमें जो प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी हैं जुड़ी हुई, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें तो 90% लोग तो गरीब हैं, वो प्राइवेट एजुकेशन वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये दिख भी रहा है कि जो हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे जो स्कूलों में शिक्षा होती है, तो स्कूल के बच्चे कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हैं, है ना। जब ये एसर की रिपोर्ट पिछले साल आई तो बता रही है कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उसमें 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ज़्यादा 5-6% जो बच्चे हैं उनको कुछ ढंग की एजुकेशन मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती है। उसके लिए हमको जो है एजुकेशन पे खर्च भी करना है, हमें टीचिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहने के लिए वो किया हुआ है,
लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस में तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, यही सारी चीज़ें उसमें आगे की जा रही हैं। सर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो जैसे मैंने कहा ऑटोनॉमी, जब तक ऑटोनॉमी नहीं होगी हायर एजुकेशन में तब तक नए आइडियाज़ नहीं जनरेट होंगे। तो हमारा तो सिंगल फोकस होना चाहिए कि कैसे सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन हो, उसके लिए नए आइडियाज़ जनरेट हों, तभी हमारा R&D होगा, तभी हमारे जो समाज की समस्याएं हैं उसका हल निकलेगा। आज जैसे कि हम देखते हैं IITs में भी कोई बहुत ज़्यादा ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है, क्योंकि जो अच्छे जो होते हैं B.Tech करके वो विदेश चले जाते हैं, है ना। फिर जो सेकंड बेस्ट होता है वो M.Tech करता है, जो थर्ड बेस्ट होता है PhD करता है। हमारी इंडस्ट्री भी जो रिसर्चर्स हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करती है ना। तो अगर इंडस्ट्री भी जो रिसर्चर्स हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करेगी तो सिग्नल ये जाएगा कि भाई या तो B.Tech करके फिर जब मैनेजमेंट कर लो और फिर जब मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाना, या फिर विदेश चले जाओ वहाँ पे जाके R&D करो। तो इंडिया में नहीं करने का वो होता है। तो इसलिए सिग्नल हमारे समाज में सही नहीं है। हमारे जो समाज में सिग्नल होना चाहिए कि हम रिसर्च को वैल्यू करते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे पे फिक्सेशन होता है, तो पहले ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह फिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद टीचर की तनख्वाह फिक्स होती है। जबकि होना ये चाहिए कि टीचर को कम से कम ब्यूरोक्रेट से 2-3 ग्रेड ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आप उसको कहते हैं PhD करो, जबकि आप जब BA MA करके भी जो एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हो। तो जो ब्यूरोक्रेट है वो ओरिजिनल थिंकर नहीं है, वो तो इम्प्लीमेंटर है। तो हम इम्प्लीमेंटर को आगे कर देते हैं। तो इसलिए हमारे जो अभी जो अच्छे जो पढ़ाई में बच्चे होते हैं वो पहले सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वहाँ पे जब नहीं होता है तो फिर वो टीचर बन जाते हैं। तो उनके मन में एक हताशा है कि भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं जब वो सिविल सर्वेंट बन पाया, तो अब मैं सेकेंड रेट ही हूँ। हमें उस फिलॉसफी से बाहर निकलना है जो मैकॉले ने हमारे यहाँ अंदर भर दी कि हमें क्लर्क को आगे कर दिया, हमने IAS ऑफिसर को आगे कर दिया, है ना। तो IAS ऑफिसर तो एक ग्लोरीफाइड क्लर्क है, वो कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं है। वो तो ये देखेगा कि चारों तरफ क्या हो रहा है, उसमें से कुछ आइडिया लेके कुछ इम्प्लीमेंट कर देगा, है ना। और वो भी जब जूनियर होते हैं जो IAS ऑफिसर वगैरह, तो उनके पास समय ही नहीं होता है। जो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं तो उनका 99% काम तो रोज़मर्रा की चीज़ों में निकल जाता है। तो कहाँ से वो थिंकिंग आएगी? तो हमें तो थिंकर्स को आगे प्रमोट करना है ना। हम लोग मतलब ITC में आप सिगरेट बेचने में लगे हैं, हिंदुस्तान लीवर में आप साबुन तेल बेचने में लगे हुए हैं, उनको आप 5 गुना 6 गुना ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं टीचर के मुताबिक, है ना। जबकि टीचिंग में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारे देश का फ्यूचर उस पर निर्भर करता है। तो टीचिंग को आपको आगे प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो मैनेजमेंट को प्रमोट कर रहे हैं या IAS को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी थिंकिंग भी सही नहीं है इस माने में। सर ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि मुझे खुद को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में। वो एक छोटा सा ग्रुप है बट हाईली पावरफुल कोर ग्रुप है। सो जो हम करवाना चाहते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी वो उसको पुश ही नहीं होने देते। तो अब ये कैसे होगा हमारी कंट्री में? R&D कैसे बढ़ेगा? नहीं, इसलिए ये तो तभी संभव है जबकि एक देश में एक अंडरस्टैंडिंग हो। हमारा देश अभी भी बहुत फ्यूडल है ना। अभी जो ऊपर से ऑर्डर होता है वही सब लोग करते हैं, है ना। तो वो हमारे टीचिंग प्रोफेशन में भी यही है, प्रोफेसर ने जो कह दिया वो नीचे लेक्चरर तक जो वो करेगा, है ना। तो इससे फ्यूडल एटीट्यूड से हमको बाहर निकलना है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। ये समाज में आना है। हमारे समाज में भी बहुत फ्यूडलिज्म है ना। हम लोग मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आता है कि जब नेता ने कह दिया तो वही होना चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं है। तो समाज में क्वेश्चनिंग कैसे आए? सर ये ठीक कैसे होगा? तो बच्चों में क्वेश्चनिंग कैसे आए, है ना। मैंने सर ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं एक रिसर्चर हूँ, काम सारा मैं करके दे रही हूँ, एक थॉट प्रोसेस दे दिया और बोल दिया आप ये कर दो, वो करने वाला ब्यूरोक्रेट है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना के उनको दे दिया कि ये काम है, ऐसे ऐसे करिए, समझा दिया उनको बच्चे की तरह कि ये ऐसे ऐसे होगा। अब वो ब्यूरोक्रेट जो है उसके विम्स पे और उसके इंटेंशन पे सब कुछ डिपेंड करता है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं। तो सर ये पूरा साइकिल ना, मैं पहली रिसर्चर नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत पहले रह चुके हैं। ये साइकिल कैसे ब्रेक हो सकता है सर? नहीं, इसलिए जो पावर है ना, पावर होनी चाहिए थिंकर्स के हाथ में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। वो ब्यूरोक्रेट्स हमें देंगे ही नहीं वो पावर। नहीं, तो इसीलिए समाज को जब तक प्रेशर, समाज से प्रेशर नहीं आएगा तो नहीं होगा। समाज से प्रेशर आता है तभी बदलाव आता है ना। जो सत्ता में है वो तो अपनी सत्ता मेंटेन करना चाहता है। ब्यूरोक्रेट ये नहीं चाहता कि जो उसके हाथ से जब पावर निकल जाए, पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से पावर निकल जाए, पर लेकिन उसको लगेगा कि समाज ये चाहता है
है ना। समाज में अगर ये नहीं हुआ तो फिर जब हमको जब निकाल बाहर करेंगे तब वो बदलाव आएगा। तो इसलिए सोशल मूवमेंट्स चाहिए, है ना, जो हमारे यहाँ मतलब 200-250 साल मतलब से जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो एक तरह से सप्रेशन हुआ, जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, तो मूवमेंट चाहिए हमें, स्टूडेंट्स मूवमेंट, टीचर्स मूवमेंट, है ना। समाज में ये समझ आना, हमारे समाज में ये समझ ही नहीं है कि हमको नए आइडिया जनरेट करने हैं, क्योंकि हम फ्यूडल हैं, तो जो ऊपर से ऑर्डर आता है हम समझते हैं वही ठीक है। तो समाज में तब्दीली नहीं आएगी तो ब्यूरोक्रेट में भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी तो उसी समाज से निकल रहा है, पॉलिटिशियन भी उसी समाज से निकल रहा है, टीचर भी उसी समाज से निकल रहा है। तो इसलिए मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। समाज में बदलाव तभी आता है जब मूवमेंट्स खड़ी हो जाती हैं, और मूवमेंट्स तब खड़ी होती हैं जबकि लोगों को समझ में आता है कि जो आज हो रहा है वो सही नहीं है। जैसे आज की स्थिति में अगर आप देखें तो भारत फंस गया है। हाँ, चीन से हम इतना $100 बिलियन का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका के टेक्नोलॉजी पे हम निर्भर हैं कि भैया वहाँ से एडवांस टेक्नोलॉजी G404 इंजन उन्होंने 2 साल के लिए रोक दिया हमारे G404 इंजन, तो हमारा एक भी LCA नहीं बन पाया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना। और जो एयर मार्शल कह रहे हैं कि जी हम तो जो पिछड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि वो हो नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं G414, अब G414 भी तो 1990s की टेक्नोलॉजी है, वो भी तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उस पर भी समझौता नहीं हो रहा, है ना। तो अगर ये देखें तो हम अमेरिका पे भी निर्भर हैं, रूस पे भी निर्भर हैं, क्योंकि हम S-400 उनसे ले रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, उनसे सुखोई एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, तो हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो हम तीनों के बीच में फंस गए क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, हमने जो सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन होना चाहिए था वो नहीं किया हमने, तो हम अपनी समाज की समस्याएं नहीं हल कर पा रहे। हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम जो आपस में कम्युनिटीज़ को लड़ा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, हम जब पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि अगर आज बिहार का इलेक्शन जीतना है तो हम क्या करें, फिर कल बंगाल का इलेक्शन करना है तो क्या करें, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें ये हमें डाइवर्ट कर दे रही हैं असली मकसद से। तो असली मकसद तो हमारा ये होना चाहिए कि अगर हमारे देश को अच्छा बनना है, एक मतलब एडवांस कंट्री बनना है, तो हमें R&D पे खर्च करना पड़ेगा, हमें अच्छी एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन में जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना पड़ेगा। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो सब एजुकेशन में इंटरफेयर करती हैं कि वो सब ने अपने अपने वो स्टूडेंट ग्रुप बना रखे हैं जो कि तरह तरह से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन जीत जाएँ, और उसमें गुंडागर्दी भी चलती है, सब तरह की चलती है ना, उसमें कोई जेन्युइन वो नहीं है। तो एजुकेशन तो ये मतलब हुआ कि जेन्युइन लर्निंग होनी चाहिए। आज जेन्युइन लर्निंग की जगह हम रट्टा मार के सीखते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। तो नॉलेज तो एक के ऊपर एक बनती है, जैसे कि अगर इमारत की नींव कमज़ोर रहेगी तो ऊपर की मंजिल भी कमज़ोर हो जाएगी। तो अगर हमारी बेसिक ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी स्कूल में तो फिर जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमज़ोर हो जाएगी, सेकेंडरी कमज़ोर होगी तो फिर हमारी हायर एजुकेशन कमज़ोर हो जाएगी। हम तो ये देखते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे हम JNU में 80 सेंटर से बेस्ट लेके आते थे, बहुत सारे बच्चों को फिर वो लैंग्वेज की नॉलेज ठीक नहीं है, तो उनको कोई पेपर दो तो वो पढ़ के जो उसको समझ नहीं पाते, फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको। तो रिसर्च का तो मतलब है कि आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एब्जॉर्ब किया, उसके ऊपर डेवलप करके आपने नई नॉलेज डेवलप की। पर अगर लैंग्वेज स्किल ही कमज़ोर होगी तो फिर वो नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आज कट एंड पेस्ट हो रहा है ना, प्लेजरिज्म हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो बहुत सारी जो PhDs होती हैं हमारे देश में उनमें कुछ खास जो दम नहीं होता, उनमें कोई नया आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए ये सारा कुछ तभी बदलेगा जब समाज को ये समझ आएगा कि बिना आइडिया जनरेशन के हम एडवांस नहीं कर सकते। जो बाकी देश हैं वो हमें दबाएंगे। तो जैसे आज हम दब रहे हैं, एक चीन से भी दब रहे हैं, रूस से भी दब रहे हैं, अमेरिका से भी दब रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की। हमारा R&D पे एक्सपेंडिचर सिर्फ 0.65% GDP का है, जबकि चीन 3% करता है और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है। तो विद द रिजल्ट वो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D पे खर्च कर रहे हैं। इसलिए आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, सबको उनकी बात सुननी पड़ रही है। अमेरिका भी कोशिश में कि उनको दबाए कि वो और ज़्यादा एडवांस न करें। अमेरिका को भी खतरा नज़र आ रहा है कि जो चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, जिस देश के पास नॉलेज जनरेशन की कैपेसिटी होगी, वही दुनिया में आगे बढ़ेगा, और जिसके पास नहीं होगी वो दबता चला जाएगा। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि चाइना की कमांड इकोनॉमी है, इसी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया है? नहीं, कमांड इकोनॉमी तो है, पर कमांड इकोनॉमी का क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? हायर एजुकेशन ज़बरदस्त किया, है ना। उनकी यूनिवर्सिटीज़ अब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आ गई हैं। हमारी तो यूनिवर्सिटी भी टॉप 200 में है ना। उनका जो R&D है उस पर उन्होंने बहुत ऑटोनॉमी दी हुई है अपने रिसर्चर्स को कि आप जो नॉलेज जनरेट करो। अमेरिका में जो उनके स्टूडेंट्स गए फिर वो वापस आ जाते हैं वहाँ पे जो नॉलेज लेके, और फिर वो डेवलप कर रहे हैं। तो
कमांड इकॉनमी का पर्पस ये था कि हम नॉलेज जनरेशन में आगे बढ़ें, है ना। सिर्फ कमांड इकॉनमी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप अगर जो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम हो जाएं और आप नॉलेज जनरेशन नहीं होने दें तो आप कहीं भी जो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो ऑटोक्रेसी है एक तरह से एजुकेशन में, कि यूजीसी का रूल चलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रूल चलेगा। अब यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको नहीं पता कि नॉलेज जनरेशन कैसे होना चाहिए। पर हम कहते हैं कि नहीं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। वो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, वो तो ब्यूरोक्रेटाइज हो जाएगा, है ना। तो जैसे यूजीसी ने कोर्सेज डेवलप किए जो हमारे यहाँ 2001-2002 में वो सब यूनिवर्सिटीज़ को बोल रहे थे ये कोर्सेज करो। वो कोर्सेज तो बड़े बेकार के थे। उन्होंने घटिया से घटिया प्रोफेसर जो उनके फेवरेट थे उनको वहाँ लगा दिया और उनसे कोर्सेज डेवलप करा लिए। तो ऐसे तो नहीं ये नॉलेज जनरेशन होगा। आपको नॉलेज, अब हमारे यहाँ वो आई टीम, तो हमारे यहाँ नए नए कोर्सेज होते हैं जो बाकी और जगह नहीं। तो हमसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से कॉपी किए। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने अपने कोर्सेज खुद डेवलप किए हैं, है ना। और अच्छे कोर्सेज डेवलप किए हमने सिर्फ कॉपी नहीं किया। तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, ऐसे जगह पे, वही तो हमारी जो बेन है, वही तो उसी से तो हमारी शिक्षा पद्धति कमज़ोर हुई। हमें तो ये हमारे जो लीडरशिप है उसको कहना चाहिए कि जो नई नॉलेज जनरेट करेगा हम उसको आगे और बढ़ाएंगे। अब जो नई नॉलेज जनरेट करेगा तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, और आपका क्रिटिसिज्म चाहते नहीं है। तो क्योंकि आप फ्यूडल बहुत माइंडेड है, तो हमारी लीडरशिप फ्यूडल है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी फ्यूडल हैं, हमारे जो टॉप प्रोफेसर हैं वो भी फ्यूडल हैं। उनसे हमको चंगुल से निकलना है। उसको करने के लिए हमें जो अपना एजुकेशन सिस्टम में मूवमेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे लोगों को समझ में आए कि एजुकेशन क्यों सबसे अहम है। एजुकेशन के बिना डेवलप नहीं हो सकता देश। सर, आपको लगता है वो मूवमेंट्स हो सकते हैं हमारी कंट्री में, गिवन द फैक्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज के ही स्टूडेंट यूनियंस हैं? तो कैसे होगी मूवमेंट्स? नहीं, तो ये अगर हमारी लीडरशिप कमज़ोर है, उसकी समझ यही है कि भाई मुझे तो सिर्फ सत्ता में आना है, तब तो वो नहीं होने देगा, है ना। तो हमारी लीडरशिप भी बदलनी पड़ेगी, हमारे लोगों की समझ बदलनी पड़ेगी। जब लोगों की समझ बदलेगी कि हमें नॉलेज को आगे बढ़ाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो आज की समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी है, चाहे हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है, हमारे यहाँ जो अज्ञानता है, जब इनको ख़त्म करने के लिए नॉलेज हम बढ़ाएंगे तभी हम आगे देश बढ़ेगा। तो ये हमारे देश में, हमारे सिस्टम में एक समझ डेवलप होनी पड़ेगी कि हमें ये करना है, नहीं तो हम पिछड़े रह जाएंगे। जैसे कि आज भी हम दब जाते हैं बाकी बड़े बड़े देशों से। तो अगर हमको जो ऑटोनॉमी चाहिए वर्ल्ड में, और हमें चाहिए कि हमें दूसरे लोग रेस्पेक्ट करें, तो हमें नॉलेज जनरेशन में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो विदेश चले जाते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, वो यूरोप चले जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, है ना। और वहाँ पे वो नॉलेज जनरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए नहीं कर रहे वो नॉलेज जनरेशन जो होना चाहिए, है ना। तो हमारी अपनी जो सिस्टम है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका हल हमें अपने ढंग से निकालना है। तो ये समझ हमारे समाज में डेवलप होनी चाहिए। अगर ये समझ डेवलप नहीं होगी तो हम ऐसे ही पिछड़ते रहेंगे। सर, ये जो करंट गवर्नमेंट ने 47 तक का विकसित भारत का एक विजन दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें हायर एजुकेशन रिलेटेड वो सही रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं? नहीं, तो अब ये नई जो शिक्षा पद्धति लाए हैं वो इसी पर्पस से लाए हैं कि हम जो है 2047 तक एक विकसित देश हो जाएंगे, है ना। पर तो अभी तक विकसित क्यों नहीं हुए? इसलिए क्योंकि जो विकसित करने के लिए हमें नॉलेज जनरेशन करना चाहिए वो हमने किया नहीं। हम सिर्फ स्लोगन दे देते हैं। तो मुझे याद है कि 1965 में उस समय एक हिंदुस्तान मैगज़ीन करके होती थी हिंदी की, उसमें मैंने पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस समय 15 साल का था, कि बाई 1980 हम लोग एडवांस कंट्री हो जाएंगे, है ना। फिर 75 में मैंने देखा धर्मयुग में एक वो स्टोरी थी कि बाई 1990 हम जो एडवांस हो जाएंगे। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा भाई 2001 हम एडवांस कंट्री हो जाएंगे। फिर जो APJ अब्दुल कलाम की किताब आई 97-98 में, उन्होंने कहा 2020 तक हम एडवांस कंट्री हो जाएंगे। तो हरदम हम कहते थे 15 साल 20 साल बाद हम एडवांस हो जाएंगे, है ना। स्लोगनेरिंग से नहीं होगा। स्लोगनेरिंग से सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो रास्ता नहीं है। रास्ता तो निकालना पड़ेगा कड़ी मेहनत करके, जब हम शिक्षा को उसका सही दर्जा देंगे, है ना, और ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन ख़त्म करेंगे, जो हम ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे, है ना। और जो हमारे जो बच्चे हैं, है ना, आज वो हताश निराश क्यों हैं? क्योंकि अगर पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तो उनको काम नहीं मिलता है, करप्शन बहुत है, फेक डिग्रीज हैं।
तो फेक डिग्रीज़ में आपने जब पासपोर्ट ले लिया, उससे फिर आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया, पर आपकी वो नॉलेज नहीं है कि आप वो काम ढंग से कर पाएँ। तो व्यापम जैसे उसमें जिसमें फेक डिग्रीज़ थे, तो उसमें इंजीनियर का, डॉक्टर का, अब फेक डिग्री जो इंजीनियर का लेगा तो आपका जब पुल तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना। अगर फेक डिग्री लेके आप जो है MBBS कर रहे हैं तो जो आप जो पेशेंट को क्योर नहीं करेंगे। तो व्यापम का एक्सपोजर इसी तरह हुआ, क्योंकि एक जो था उसकी माँ की डेथ हो गई तो उसको पता लगा कि डॉक्टर की डिग्री फेक थी, तो उसने फिर यह व्यापम का एक्सपोजर किया। तो जब अगर आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, अगर वो फेक डिग्री होगी तो फिर नेचुरली ये सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आजकल ये हो गया कि इतना करप्शन है कि आपको लेक्चरशिप के जॉब चाहिए, बाकी चाहिए तो भी पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर वो कहेगा कि पढ़ लिख के अच्छा क्या करना भाई, चीटिंग करके मैं एक डिग्री ले लेता हूँ और बाद में जब पैसे दे के मैं जो एक नौकरी ले लूँगा। तो फिर जो नॉलेज जनरेशन है ना, जो लर्निंग क्लास में होना क्या चाहिए, टीचर को जो नॉलेज जो जनरेट करनी है जो बच्चों तक जाए, और बच्चों को ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई मैं और नॉलेज जनरेट करूं, मैं और नॉलेज लेके और आगे बढ़ूं। पर अगर ये नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको काम ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप कहेंगे चलो जैसे मर्जी होता है वो मैं कर लूँगा, पैसे दे के कर लूँगा जैसे करके। तो हताशा निराशा बहुत है। आज हमारे जो एजुकेटेड यूथ है 15 से 29 साल के बीच का, उसी में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसको लगता है कि काम तो मिलेगा नहीं, तो मैं फिर जाके पकौड़े तलूँगा, मैं जाके इससे खोमचा करूँगा, मैं जाके जो सब्ज़ी बेच लूँगा। तो उसके लिए मैं क्यों BA MA PhD वगैरह करूँ। तो हमारे यहाँ पियोन की नौकरी निकली उत्तर प्रदेश में 360 2016 या कुछ ऐसे आसपास। हाँ, तो उसके लिए 380 PhD ने अप्लाई किया, 2 लाख BTech MTech MCOM ने अप्लाई किया, 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रेलवे की 2019 में ग्रेड C ग्रेड D की नौकरी 35,000 के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। उसमें तरह तरह की डिग्रियां लोग हासिल करके जा रहे थे, कोई MBA वगैरह भी थे। तो बच्चे को लगता है कि मैं ये सब तो परिवार का पैसा वेस्ट है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि आपको इतना जो पैसा खर्च किया, ये ट्रेन किया, आप तो गुड फॉर नथिंग है। तो बच्चे और हताश और निराश हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारा का सारा माहौल हमें बदलना है, जिसमें हमको सबको इंक्लूड करना है एजुकेशन में। गरीब भी हो, मिडिल क्लास भी हो, अपर क्लासेस भी हो। हमने क्या किया है कि जो हमारे स्कूल सिस्टम है पहले उसको डिस्ट्रॉय किया। नहीं तो सरकारी स्कूल अच्छे होते थे, तो वो सरकारी स्कूल जब ख़त्म हो गए तो फिर जब प्राइवेट स्कूल जो आगे हो गए। उसी तरह 1991 के बाद जो अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी उनको ख़त्म किया, तो जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब जब तेज़ हो गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर JNU में आपको 15 रुपये या 24 रुपये में अच्छी डिग्री करने को मिले, तो फिर आप 2 लाख रुपए दे के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्यों जाएंगे। तो पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक स्कूलों को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके बाद फिर प्राइवेट जो आगे बढ़ेगा। और प्राइवेट में भी फिर क्या होगा कि जिसके पास पैसा है वो कहेगा सीधे अमेरिका ही चले जाओ, वहाँ पे मैं अपना कर लूँगा, है ना, क्योंकि वहीं पे सब एडवांस नॉलेज वगैरह जनरेट हो रही है, ब्रिटेन जाके कर लूँगा। तो ये हमारा जो विज़न है एजुकेशन के बारे में, वो हमारे देश में सही नहीं रहा है। हमारी लीडरशिप का विज़न सही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत फ्यूडल है, वो हरदम कंट्रोल करना चाहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। सर, आपने मुझे ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक ऑल्टरनेट पॉलिसी बताया था, जो किसी एक ग्रुप ने शायद बनाया है, तो आप प्लीज़ वो समझाओगे कि वो डिफरेंट कैसे है उससे। तो उसको पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी कहा गया है ना। उसमें यह है कि हमको सब लोगों को इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। अभी तो क्या है, जो एजुकेशन पॉलिसी बना देते हैं उसमें टीचर्स का क्या विज़न है, स्टूडेंट्स का क्या विज़न है, वो सब नहीं इनकॉर्पोरेट होता, ऊपर से अपना कुछ बना के वो कर देते हैं। कहने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो इसको वेबसाइट पे डाला, हमें इतने रिएक्शन मिले और ये सब हुआ। लेकिन जो असली में जो ग्रुप्स हैं, जैसे टीचर्स ग्रुप हैं, तो जैसे कि मैं 2014 में JNU टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस समय भी ये नई शिक्षा पद्धति के बारे में बात हो रही थी कि हम जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएं, वहाँ पे उनसे चर्चा करें कि किस प्रकार का जो रिफॉर्म चाहिए। तो वो मिलते ही नहीं थे हमसे। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक ग्रुप बना लिया। हाँ, फिर हमने कोशिश की कि हम मिलें, फिर भी नहीं वो मिल के दिए। तो हमने एक फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फेडकूटा करके है, उसके ग्रुप के थ्रू कोशिश की कि हम मिलें, फिर भी नहीं हुआ। फिर वो IFICTO जो मतलब सारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स, उनके साथ मिल के हमने किया, है
है ना। तो ये मतलब कि अगर आप जो शिक्षा में जो लोग एक्टिव हैं, अगर उनसे आप बात किए बिना ऊपर ऊपर कुछ अपना जो डिवाइस कर लेंगे तो उससे जो सही चीज़ नहीं आएगी। आपको तो स्टेक होल्डर बनाना है, आपको टीचर्स जो हैं, आपको पेरेंट्स जो हैं, आपको जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको साथ लेके चलना है। तो इसलिए इंक्लूसिव पॉलिसी की बात की गई है कि जो ऑल्टरनेट है, जो पीपल्स एजुकेशन, वो इंक्लूसिव हो, उसमें प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन पे इतना जोर नहीं है। आज क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वही अपने स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जब सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे कैपिटेशन फ़ी वगैरह ले रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे हैं, तो पैसे बनाने का एक धंधा हो गया है। जबकि एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ें जो नोबल प्रोफेशन माने जाते हैं, जिनमें ये धंधा नहीं होना चाहिए, जिनमें पैसे बनाने का धंधा नहीं होना चाहिए। इसमें होना चाहिए कि कैसे हम नॉलेज को एडवांस करें, वो रोल होना चाहिए। तो आज जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के भी जो सस्पिशियस हैं कि टीचर भी ट्यूशन करना चाह रहा है, पैसे बनाना चाह रहा है ना। तो जबकि टीचर का एक रोल, एक अलग रोल होना चाहिए एज अ रोल मॉडल, कि किस प्रकार से समाज में जो हम अच्छे सिटीजन बने। तो टीचर को भी हमने उसी दिशा में धकेल दिया है कि वो भी जो ट्यूशन में लगा हुआ है, वो भी किसी तरह से कॉमर्शलाइजेशन वगैरह लगा हुआ है। और हम देख रहे हैं कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि एड हॉक टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, है ना, गेस्ट टीचर्स, अब उनका वो कमिटमेंट नहीं हो सकता जो फुल टाइम टीचर्स का कमिटमेंट होगा। उनमें उतनी केबिलिटी नहीं होगी कि वो उस तरह से पढ़ा पाएँ जैसे कि फुल टाइम टीचर्स वगैरह। तो हमने टीचिंग कम्युनिटी में भी डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है टीचिंग सारे उसमें, कि आपने टीचर्स के बीच में भी डिवीजन क्रिएट। जबकि जब हम लोग 70s 80s 90s में हम कह रहे थे कि जितने भी टीचर्स में डिविजन्स हैं उनको ख़त्म करो, है ना, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, इसका भी ख़त्म कर दो, बस यू आर अ टीचर, है ना। और टीचर आप जो धीरे धीरे आपकी तनख्वाह बढ़ती रहेगी, है ना, बट देयर इज नो डिवीजन। तो अब हमने डिविजन्स ही और बढ़ा दिए हैं। और जो मतलब एड हॉक टीचर है, जो पार्ट टाइम टीचर है, जो टेम्परेरी टीचर है, वो तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता। वो तो जो प्रिंसिपल कहेगा उसको करना पड़ेगा, चाहे वो प्रिंसिपल सही बोले गलत बोले, है ना। तो जबकि टीचर का रोल तो होना चाहिए कि भाई अगर कुछ हम गलत होता देख रहे हैं तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तभी तो समाज में जो आगे हम बढ़ेंगे, तभी स्टूडेंट्स को लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम हमने डेवलप किया है इधर पिछले 30 सालों में, वही एक समस्या है, उसी का समाधान कैसे निकालना है। तो जो शिक्षा नीति सरकार दे रही है उसमें इसका समाधान नहीं है। जो हम लोग बात कर रहे हैं पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हम कह रहे हैं कि कैसे इसको इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे इसमें हम और चीज़ें डालें जिससे कि एक मूवमेंट खड़ा हो जाए समाज में कि शिक्षा किस प्रकार की हो, कैसे उसमें ऑटोनॉमी आए। सर, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी इंटरनेट पे अवेलेबल है? हाँ। अच्छा, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ हाँ। सर, मैं ना एक बहुत सीनियर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से उनको होस्ट किया था, तो मैंने उनसे ऑफ कैमरा ये चीज़ पूछी थी एंड शी टोल्ड मी, मैंने ही उनको एक कंसर्न बताया था कि मैम टीचिंग में तो इंजॉय करते हैं, रिसर्च भी इंजॉय करते हैं जो हमारा काम है, लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव काम प्रोफेसर से ज़्यादा करवा रहे हैं। एंड शी सेड ये हो रहा है अब आफ्टर दिस पॉलिसी। शी सेड कि आपको दिखाना पड़ता है ये इवेंट वो इवेंट, इतना नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपको शो करने पड़ते हैं। एंड शी सेड पहले टीचिंग होती थी, थोड़ी बहुत जो होती थी वो पहले होती थी। एंड शी सेड अब से ये ज़्यादा हो गया। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी आर मोस्टली फोकस्ड, प्रोफेसर्स आर मोस्टली फोकस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो इसमें आपका क्या पॉइंट है सर? नहीं, ये तो ऐसा है ना कि हमको जितने टीचर्स चाहिए, है ना, उतने टीचर्स हैं नहीं। तो मतलब जो टीचर का काम है ना, वो पढ़ाने के साथ साथ कई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी होती हैं। आपको सिलेक्शन कमेटी है, आपको सेमिनार है, आपको और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इन अ वे कि वो स्टूडेंट्स के लिए इवेंट्स कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी हमारे कॉलेजेस में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उनमें तरह तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, स्टूडेंट्स वगैरह मतलब अपना ऑर्गेनाइज करें और कोई 2-4 टीचर हैं वो जो उनको मदद करें। तो अगर हमारे यहाँ प्रॉपर नंबर ऑफ़ टीचर्स होंगे, है ना, टीचर स्टूडेंट रेशियो सही होगा, तो वो भी एक्टिविटी साथ साथ होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स को हमको एक रोल मॉडल पेश करना है, मतलब हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हम बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ हैं, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन नंबर ऑफ़ टीचर्स सही होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ टीचर्स बहुत कम हैं, है ना, जितने होने चाहिए टीचर्स वो नहीं हैं। और उनमें भी पार्ट टाइम, एड हॉक, टेम्प्रेरी, और उनसे भी उल्टे सीधे काम जो फिर जब प्रिंसिपल वगैरह करा लेते हैं वो बिज़ी रहते हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ों में।
तो ये जो सारा का सारा माहौल है, जिसमें एक तरफ टीचर इस सब में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ वो ट्यूशन में फंसा हुआ है, वो क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहा है, उसी से सारा हमारा शिक्षा का माहौल बिगड़ जाता है। तो शिक्षा का माहौल बिगाड़ना तो मतलब देश के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर माहौल बिगड़ गया तो फिर ना तो लर्निंग होगी और ना ही रिसर्च होगी, और ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए हमें तो अपनी शिक्षा पद्धति को इन सारी जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ना, इससे बाहर निकालना है और रियल लर्निंग की तरफ हमें ले जाना है, जिससे कि टीचर को मज़ा आए पढ़ाने में और बच्चे को मज़ा आए पढ़ने में, है ना, लर्निंग में, है ना। उसके लिए सारा का सारा माहौल बदलना पड़ेगा। करप्शन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जो मतलब ब्यूरोक्रेटिक कैसे ख़त्म हो सकती है हमारी कंट्री में, क्योंकि एक RTI आया था, वो भी इट हैज़ लॉस्ट इट्स टीथ, कुछ रिप्लाईज नहीं आते, वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा RTI ऑफिसेज में, तो ये कैसे होगा सर करप्शन खत्म इस कंट्री में? ये भी मूवमेंट, जैसे मैंने कहा ना, कोई भी बड़ा बदलाव मूवमेंट के थ्रू आता है, वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन से नहीं आता है। तो RTI को भी कैसे विशिएट कर दें, वो भी ब्यूरोक्रेट्स को पता है ना। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब वो जवाब गोल मोल करके दे दिया जाता है ना। तो जो शुरू में RTI 2005 के बाद आया था, काफ़ी एक्टिव था, उससे काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने सीख लिया, है ना, कि कैसे इसको जो गोल मोल कर दिया जाए, कैसे जो उसको जो वो हम अनडू कर दें उसका जो असर है, क्योंकि रियल इंटेंशन नहीं है। तो रियल इंटेंशन तो तब होगी जब हमारे समाज में ये समझ डेवलप होगी कि हमारे को RTI करना है, करप्शन जो ख़त्म करना है, शिक्षा बढ़ाना है, नॉलेज जनरेशन बढ़ाना है, R&D बढ़ाना है, फ्यूडल जो हमारा जो एटीट्यूड है उसको हमें कंट्रोल में करना है। तो मैं अपनी मदर से पूछता था, वो हिस्ट्री पढ़ाती थी, तो मैंने पूछा था कि व्हेन डिड वी लूज़ द वैल्यू ऑफ आइडिया। मतलब यूनिवर्सिटी का काम तो आइडिया जनरेट करना है, तो आइडिया जनरेट अगर समाज नहीं चाहता कि हम आइडिया जनरेट करें तो यूनिवर्सिटी का रोल ख़त्म हो जाता है। फिर वो मैकेनिकली बस एक डिग्री दे देगा, डिग्री के हिसाब से आप काम कर लो। तो उन्होंने कहा कि 7th 8th सेंचुरी में जो हमारे जो ऊपर का वर्ग था, वो कहता था हमारे पास सारी नॉलेज है जो होनी चाहिए। अब अगर जिस दिन आप ये कहेंगे हमारे पास सारी नॉलेज है, तो फिर आप नई नॉलेज की तरफ नहीं जाएंगे, तो यू विल नॉट वैल्यू आइडियाज़, है ना। तो हमारे यहाँ मतलब आप देखें तो 11th 12th सेंचुरी तक जो उस समय की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला, नालंदा वगैरह, वो सब ख़त्म हो रही थी, और यूरोप में जो है नई यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हो रही थी, बोलोनिया, पाविया, पाडुआ, पेरिस, ऑक्सफोर्ड वगैरह, और वही आज की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसी तरह अमेरिका में मतलब जब अकबर वगैरह का राज था तो उस समय वाइट मैन वहाँ पे गए, उन्होंने हार्वर्ड धीरे धीरे येल, प्रिंसटन वगैरह सेटअप किए। तो जब वो सेटल भी पूरी तरह नहीं हुए थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेटअप करना शुरू कर दिया। हार्वर्ड कॉलेज था, वो बाद में यूनिवर्सिटी हो गया वगैरह, है ना। तो लर्निंग, नॉलेज की तरफ जो बहुत ध्यान था, हमारे यहाँ वो ध्यान ख़त्म होता चला गया। तो हमें लर्निंग की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आज का जो वैश्वीकरण है वो नॉलेज जनरेशन पे निर्धारित है। जिसके पास नॉलेज जनरेशन होगा, जो अपने समाज की समस्याओं का हल निकाल पाएगा, वही आगे बढ़ेगा। और अगर हम अपने समाज की समस्याओं में उलझे रहेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें करते रहेंगे, नॉलेज जनरेशन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी जनरेशन नहीं होगा, तो हम फिर पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे आम आदमी की समझ वो बदलनी होगी। आम आदमी की समझ बदलने के लिए, जैसे कि ये पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी है, उसका मकसद ही है कि एक मूवमेंट क्रिएट हो कि हमें किस प्रकार की एजुकेशन चाहिए। हमें इस तरह की ब्यूरोक्रेटाइज एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम नहीं चाहिए कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि डीकोलोनाइज द माइंड और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी हो जाती है। तो इस सब से हमको निकलने के लिए मूवमेंट्स क्रिएट, तो जितना समाज में ये समझ आएगा लोगों को कि भाई एजुकेशन को हमें ऊपर एक हायर पेडेस्टल पे लेना है, वो ब्यूरोक्रेटिक चंगुल से निकालना है ना, तभी जाके वो जो समाज में बदलाव आएगा। वो करप्शन में भी बदलाव आएगा, फिर वो एजुकेशन में भी बदलाव आएगा, फ्यूडलिज्म में भी जो कमज़ोर पड़ेगा और जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगी। तो ये जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी वो है, डेमोक्रेटाइज कैसे करना है, इस सब को डेमोक्रेटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर जैसे आप क्योंकि मैंने वो पॉलिसी देखी नहीं है, एंड हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात कर रहे थे कि एजुकेशन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, तो क्या उस पॉलिसी में आपने एजुकेशन को कैसे डिसेंट्रलाइज करना है वो भी सिखाया है, समझाया है? थोड़ा सा प्लीज़। मतलब हम लोगों ने कहा कि हर एक यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि वाइस चांसलर की ऑटोनॉमी, है ना। वाइस चांसलर की ऑटोनॉमी का मतलब वो नीचे सबको दबा देगा।
वाइस चांसलर की भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, स्कूल की भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट की भी होनी चाहिए, और इंडिविजुअल टीचर की भी, कि उसको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ना। जब ये ऑटोनॉमी नीचे तक जाएगी तब उसका रियल ऑटोनॉमी होगा। तो ऑटोनॉमी क्यों चाहिए? देखिए, ऐसा है कि समाज में लॉन्ग टर्म नॉलेज जनरेशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म नॉलेज जनरेशन के लिए सिर्फ जो एकेडमिक है वही कर सकता है, क्योंकि उसको जब ऑटोनॉमी होगी तो वो क्रिटिक करके नई नॉलेज डेवलप करेगा। तो अकाउंटेबिलिटी भी आएगी जब ऑटोनॉमी होगी, है ना। अगर मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज आके मेरे कमरे में ये नहीं कह सकता कि आज अच्छा लेक्चर देना है, उससे अच्छा लेक्चर नहीं होता। अच्छा लेक्चर दिल से होता है। कई दिन होते हैं कि मैंने बहुत तैयारी की लेकिन वो लेक्चर अच्छा नहीं गया। कई दिन होते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी नहीं लेकिन मैंने बहुत अच्छा समझा दिया, बच्चों के आंख में चमक आ गई, है ना। उसी तरह कोई वीसी आके मेरे कमरे में ये नहीं कहते कि आज अच्छा पेपर लिखना है। अच्छा पेपर तो दिल से होता है। तो जब हमारे ऑटोनॉमी होगी, हमको लगेगा कि हमारा कमिटमेंट है समाज के प्रति, तो हम अच्छी टीचिंग भी करेंगे, अच्छी रिसर्च भी करेंगे, है ना। वो ऑर्डर से नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ। और जब हम ऑटोनोमस होंगे तो समाज के प्रति अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि हम नॉलेज जनरेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, R&D निकालेंगे, है ना। तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी साथ हैं। हुआ क्या है कि ये सारी एजुकेशन नीतियाँ जो हैं वो ऑटोनॉमी की बात करती हैं, लेकिन वो एक एम्प्टी ब्लैक बॉक्स है कि बस उसको नाम ले लिया ऑटोनॉमी, पर जो भी सारा वो करते हैं वो ऑटोनॉमी को किल करने का करते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर थमा दी, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन करवा दिया, ये सब। जबकि हमारे यहाँ होना चाहिए लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, दसियों तरह के आइडियाज़ होंगे। जैसे मैं अपने PhD स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई जो PhD है वो कोई बनी बनाई खिचड़ी नहीं है, आपको खिचड़ी तो पकानी पड़ेगी। आपको दिमाग में ये कहना पड़ेगा ये आइडिया सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये नहीं सही है, और फिर आपका सही आइडिया निकलेगा। आप सिर्फ यहाँ से वहाँ से कॉपी करके 5 चीज़ों को डाल देंगे, उससे कोई नया आइडिया नहीं जनरेट होता। तो ऑटोनॉमी होगी तो फिर हम सोचेंगे, और ऑटोनॉमी का मतलब है कि दसियों लोग फेल करेंगे और एक आगे निकल जाएगा। तो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वो होता है जो कि दसियों फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद निकलता है। तो जैसे कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था जो बड़ा फेमस था, जिसने कि दुनिया का एक रास्ता बदल दिया, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वगैरह उससे निकले, है ना। तो हंड्रेड्स ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे कि ईथर है या नहीं है, फिर वो निकला। तो इसीलिए हमको फेलियर से भी नहीं डरना चाहिए। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में हो सकता है कि आपके किसी यूनिवर्सिटी में 100 टीचर हों, उसमें 10 बहुत ही ब्राइट हों, फिर उसमें आगे 30-40 ऐसे हों जो कि जो एवरेज हों, बाकी हैं जो बहुत अच्छे नहीं हों। तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोई वो उस लेवल पे नहीं है। हमको ये नहीं अभी पता कि हम आइंस्टाइन कैसे क्रिएट करें। आइंस्टाइन तो हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम ज़्यादा लोग एजुकेशन में होंगे तो एक आइंस्टाइन क्रिएट करना ज़्यादा आसान होगा, है ना। अगर बहुत थोड़े होंगे तो कभी 100 साल में एक आइंस्टाइन निकलेगा। तो एक शॉटगन अप्रोच है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड एजुकेशन होगी, जितना ज़्यादा उसमें ऑटोनॉमी होगी, उतने ही ज़्यादा और अच्छे लोग उसमें से निकल के आएंगे। क्योंकि आइडिया जनरेट करना कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है कि आपने जो एक टीचर अपॉइंट कर दिया और रिसर्चर अपॉइंट कर दिया और कहा कि भाई अब आइडिया जनरेट हो जाएगा। नहीं, आइडिया जनरेट करने के लिए एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मैं तो जब यहाँ से फिज़िक्स में MSc करके फिर PhD करने प्रिंसटन गया तो मैंने देखा कि असली रिसर्च एनवायरनमेंट क्या होता है, किस प्रकार से स्टूडेंट्स के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट होता है ना। आप वहाँ पे देखेंगे कि अच्छे उन्होंने बहुत फैसिलिटी दे रखी है स्टूडेंट्स को, और वहाँ पे स्टूडेंट्स मिल के बैठ के तरह तरह की फ़िज़िक्स प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ JNU में हम देखते थे कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अच्छा सिविल सर्विस में ये इम्तहान में ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर है, वो अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, है ना। तो रिसर्च एनवायरनमेंट तो तब डेवलप होगा जबकि जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, वो रिसर्च की तरफ उनका ध्यान होगा। हमारे यहाँ तो जो वो सिर्फ अब किस तरह से हमको अगला जॉब मिलना है, किस तरह से हम सिविल सर्विस पास करने हैं, क्या जो अगला और क्या करना है, बैंकिंग एग्ज़ाम करना है ना। तो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है ना। तो जिस दिन काम भी मिलेगा, जिस दिन हमारे टीचर्स एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। सर, लेकिन हायर एजुकेशन तक पहुंचने के लिए देयर इज़ एक लैडर अप्रोच है। तो मैंने रिसेंटली कुछ डेटा देखा था वर्ल्ड बैंक का, तो इंडिया का सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है।
तो अगर आपका नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हायर एजुकेशन तक पहुंचोगे भी कैसे? और जो थोड़े बहुत पहुंच भी जाते हैं इंडिया में, देयर इज़ अ वेरी कॉमन नॉर्म, वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाओ, एंड वो कहते हैं बाहर आप 1 साल का डिप्लोमा भी कर लोगे देन यू विल गेट अ जॉब। तो सारा कुछ जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर रिसर्चर्स जो यहाँ पे हैं भी, जो पीएचडीज़ भी हैं, पीएचडीज़ को उनके स्किल के लेवल का जॉब नहीं मिलता, दे ऑलवेज फील अंडर एम्प्लॉयड। तो ये इस चीज़ को और ये शायद अभी से नहीं हो रहा, ये शायद आप भी बहुत टाइम से देख रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ पहले किया गया है, या फिर अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है, या फिर जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी जो आप बता रहे हो उसमें आप लोगों ने सजेस्ट किया है? प्लीज़ बताओ हमें। देखिए, ऐसा है कि आपने कई सवाल एक साथ कर दिए हैं ना, हाँ। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले बात यह है कि आपके जो नॉलेज जनरेशन है ना, वो समाज में जब वैल्यू होगा तो फिर रिसर्चर को वैल्यू होगा, फिर टीचर की वैल्यू होगी। अगर आपके समाज में नॉलेज जनरेशन पे वैल्यूएशन नहीं है तो फिर वो भी सब मैकेनिकली सब होगा, है ना, जैसे कि आज हमारे समाज में हो रहा है। तो इसलिए उसके लिए हमारे समाज का एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि समाज में जो रिसर्चर है, जो टीचर है, उसको सबसे ऊंचा ओहदा मिले। और ऐसा नहीं होगा कि तुरंत सब बदल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस समय जो कोई जो बहुत ज़्यादा टीचिंग या रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जिसमें वो अपॉइंट हुए हैं। पर आगे आने वाले समय में आप उनको एक नया वो देंगे, है ना, कि उनको एक नई तरह से देखा जाएगा समाज में कि ये टीचर है, रिसर्चर है, ये समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है वगैरह। हम तो ये जो डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन है समाज में ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों का एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स टीचिंग एंड रिसर्च। हम लोग ये ना समझे कि भाई जो मतलब पावर में है, सत्ता में है, वही सबसे आगे है ना। अभी तो यही समझ लेते हैं कि जो सिविल सर्वेंट है, जो पॉलिटिशियन है, वही आगे है, और टीचर वगैरह जो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर समाज में नॉलेज जनरेशन की तरफ जो ध्यान होगा तो फिर जो ब्यूरोक्रेट है और जो पॉलिसी मेकर है या पॉलिटिशियन है, वो फिर टीचर के पास आएगा, वो रिसर्चर के पास आएगा, है ना। जैसे कि सुनने में आता है जापान में होता है कि जापान में एक प्रोफेसर का ओहदा मतलब एक पॉलिटिशियन से भी ऊपर है, एक ब्यूरोक्रेट से भी ऊपर है ना। या जैसे अमेरिका में है तो जो टॉप नोबेल प्राइज़ विनर हैं वो सरकार में नहीं जाते, है ना, वो यूनिवर्सिटी में रहते हैं। जबकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत भी किसी ने अचीव कर लिया तो तुरंत चाहता है कि मुझे कोई जो मतलब सरकार में कोई जो कमिटी में मिल जाए या कुछ हो जाए। तो मुझे कई लोग जैसे कि मेरे जान पहचान के जो पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट है, वो कहते हैं कि आप लोगों को तो एक कमेटी का मेंबर बना दो तो आप चुप हो जाएंगे, है ना। फिर जैसे कि कई लोग हैं, तो जैसे कि यंग जब हम लोग थे तो उस समय कहते थे कि अरुण, अगर मुझे 3 महीने का वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंसी मिल जाए तो फिर मैं एक कार खरीद लूँगा, अगर 1 साल की कंसल्टेंसी मिल जाए तो मैं अपना घर खरीद लूँगा। तो अपना सारा का सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू बदल देते थे जिससे कि वर्ल्ड बैंक में वो जा सकें, है ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि उसी से आगे तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रह गई, वो वर्ल्ड बैंक की लाइन को ही आगे बढ़ाते रहते थे। तो ये हमारे समाज में बहुत है कि जो टीचर है, जो रिसर्चर है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है, वो हमें इंडिपेंडेंट थिंकर्स चाहिए, हमको उनको आगे प्रमोट करना है। तो ये बहुत ही कठिन काम है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैकेनिकली आपने कह दिया और हो जाएगा। ये तो तभी होगा जब समाज में इसके प्रति सोच बदलेगी। तो ये सोच तभी बदलेगी जबकि हम ये सोचेंगे कि भाई हमको इंडिया में एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अभी तो ये है कि अच्छी रिसर्च करनी है तो प्रिंसटन जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, ऑक्सफोर्ड जाओ, हार्वर्ड जाओ, क्योंकि यहाँ पे वो रिसर्च एनवायरनमेंट नहीं है। जो रिसर्च एनवायरनमेंट जो बच्चों में होना चाहिए, जो टीचर्स में होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट में होना चाहिए, वो नहीं है। हम लोग जब MSc कर रहे थे तो हम लोगों ने रिवोल्ट किया क्योंकि हमारी टीचिंग बड़ी मैकेनिकल थी। तो हम लोगों ने सब ने टॉप किया और ये सब किया और फिर हमने फिज़िक्स वगैरह छोड़ दिया। तो कैसे रिफॉर्म किया जाए, है ना, टीचिंग को, प्रैक्टिकल्स को, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उसको रद्दी में डाल दिया, है ना। पर ये नहीं कि क्योंकि वो खुद ही एक ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग वाला आदमी था, है ना। तो ये जो हमारे सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ना, इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए समाज में समझ डेवलप होनी चाहिए। समाज में समझ तब डेवलप होगी जब इस तरह के डायलॉग
वो बार बार होंगे और बार बार वो समाज में जाएंगे। और जैसे कि पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी है, इस पे हम लोग जगह जगह कमिटी बना के डिस्कशन कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट को 22 जगह पे अलग अलग रिलीज़ किया गया। और एक अभी आने वाले महीनों में बंगलौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की बात है, जिसमें कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें वो लोग सब साथ आएँ। तो जब प्रेशर बिल्ड होगा उसके लिए टीचर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, पेरेंट्स जो हैं उनको सबको साथ आना पड़ेगा। तो ये जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोशिश यही है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो एजुकेशन से लिंक्ड हैं उनको हम सेंट्रल रोल कैसे दें। तो जब उनका सेंट्रल रोल होगा तो उनकी बातें आएंगी। और ये ऐसा नहीं होता समाज में कि बदलाव 1 साल में 2 साल में आ जाता है, इसमें समय लगता है। जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पहले गिरे, फिर हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, उसमें 30-40 साल लगा। क्योंकि जो फोर्सेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, वो भी मतलब उनका भी काम करते करते 30-40 साल लगा। अब इसको रिवर्स करना कि हम जब नॉन कमर्शलाइज्ड एजुकेशन करें जिसमें कि लर्निंग का एम्फेसिस हो, सिर्फ करियर और सिर्फ जॉब का ना हो, उसमें भी 20-30 साल तो लगेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम आज बोल दें तो कल वो हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो समाज में बदलाव होता है बड़े धीरे धीरे आता है। इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। वो एफर्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं ये पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। सर जैसे अब ये 20-30 साल का बात आपने बोला है, तो मेरे जैसे जो यंग रिसर्चर्स हैं वो सोचते हैं 20-30 साल में तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, बाहर निकलो। नहीं, हम पार्टी नहीं बन पाते ऐसी मूवमेंट। ऐसा है, देखिए हमको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे लाइफ टाइम में बदलाव आ जाएगा। हमारी भी जो आज लाइफ है वो तो कोई हमसे पहले जो लोग थे उन्हीं की वजह से आज लाइफ है ना। आज जो हम करेंगे उसका असर अगली जनरेशन पे होगा। तो ये हम सोचने कि हम हिस्ट्री को कमांड कर लेंगे, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, है ना, हमारे समय में ये बदलाव आ जाए, तो ये हमारी गलत सोच है। हम एक हिस्ट्री का पार्ट हैं। उस हिस्ट्री के पार्ट होने के नाते हम आज क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि 20 साल 30 साल बाद चेंज आए। आज शॉर्ट टर्मिस्ट थिंकिंग हो गई है, आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, है ना। ऐसे तो समाज में होता नहीं है। जो ये सोचेगा कि आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, है ना, वो तो फिर आज के जो बाजार का जो फिलॉसफी है उसी को जो आगे प्रमोट करेगा कि आज अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं गलत काम कर लूँ, मैं स्मगलर बन जाऊँ, मैं कोई ये उल्टे सीधे जो फिशिंग कर लूँ, इस सब से पैसे कमा लूँ, है ना। तो वो शॉर्ट टर्मिस्ट थिंकिंग है ना। तो हमें तो समाज में लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए ना। समाज तो लॉन्ग टर्म में बनता है, समाज कोई शॉर्ट टर्म में नहीं बनता। जो ब्रिटिश ने हमारे साथ 200 साल किया उसी का असर है कि मैकॉले की पॉलिसी आज भी हमारे यहाँ चल रही है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि मैकॉले कितना बड़ा थिंकर था कि उसको लगा कि जब भारत को जब आज़ादी मिल जाएगी तो भी हमारे चंगुल में रहेंगे, तो ऐसी पॉलिसी उसने जो डिवाइस कर दी कि हमारा माइंड जो है वो उन्हीं की तरफ की सोच की तरफ है ना, हम ओरिजिनल थिंकिंग की तरफ नहीं। गांधी थे, वो उनका बड़प्पन ये था कि उन्होंने कहा नहीं, हमें इंडियन मॉडर्निटी चाहिए, हमें वेस्टर्न मॉडर्निटी नहीं चाहिए, है ना। उस समय उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज़ किया अपने हिंद स्वराज में, उन्होंने इंजीनियर्स को क्रिटिसाइज़ किया, डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इस सब से समाज नहीं डेवलप होगा, है ना। जबकि उस समय की थिंकिंग ये थी कि यही तो डेवलपमेंट है, लोग इंजीनियर बने, लोग डॉक्टर बने, है ना, पार्लियामेंट हो, है ना। यही उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ये सारी कमज़ोरियाँ हैं, है ना। तो उनकी थिंकिंग ग्रेट थी, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी, है ना। तो हमें भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए कि हमें अपनी इंडियन मॉडर्निटी कैसे बनानी है ना, हमें अपने लोगों को कैसे आगे करना है। और अपने लोगों को अगर आगे नहीं करेंगे तो समाज कैसे बदलेगा, वो फिर समाज वन ऑफ द ग्रेट नेशंस कैसे होगा, है ना। अगर हमारे यहाँ 90% लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो अगर पिछड़े रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, तो देश कैसे आगे तरक्की कर सकता है। तो हमें तो एक जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, जिसमें सब लोग का हिस्सा हो, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं सोचेंगे तो हम नहीं हो सकते बड़े। सर वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि पिछले 10 साल में हमारा इनफॉर्मल सेक्टर था 80% और 10 साल में वो कम नहीं हुआ, वो 80 से 82% हो चुका है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर इतना एम्प्लॉयमेंट हमारा है तो जो 20% पॉलिसी से टारगेट होती हैं चीज़ें, क्या वो रेलिवेंट भी हैं या सिर्फ एक ड्रामा ही होता है? नहीं, इसीलिए इंक्लूसिव ज़रूरी है ना।
अगर हम वर्ल्ड बैंक की नीति पे चलेंगे तो और भी ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जो ऊपर के लोग हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है उन्हीं के बारे में सोचते हैं। बाजार का तो मतलब ये है डॉलर वोट, है ना, जो सैमुसन ने अपनी किताब में कहा, जिसके पास $1,00,000 है उसके 1,00,000 वोट हैं, आपके पास $1 है तो 1 वोट है। आपके पास खाना पीना भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास तो पैसा है मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए। तो बाजार में जो डॉलर वोट चलता है, और वर्ल्ड बैंक की नीतियाँ तो डॉलर वोट पे चलती हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक में जब लैरी समर्स थे 1992 में, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, जिससे कि सारी पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो तीसरी दुनिया के देशों में हो और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है एडवांस कंट्रीज़ के पास हो, क्योंकि अगर पोल्यूशन से मरना है ना, क्योंकि जब पोल्यूशन होगा तो तीसरी दुनिया के देशों में तो वहाँ पे 1/30 इनकम होती है और उनकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी कम होती है, तो जो 120 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है कि लोग तीसरी दुनिया के देशों में मरे ना कि एडवांस कंट्री में। तो सारी क्लीन टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री में होनी चाहिए, सारी जो पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है डेवलपिंग कंट्री में। इसीलिए आपने देखा कि शिप ब्रेकिंग, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग, हॉस्पिटल वेस्ट रिसाइकलिंग, लेड एसिड रिसाइकलिंग, ये सारा तीसरी दुनिया के देशों में हो रहा है। हमने अपनी जो नदियों को पोल्यूट कर दिया, उन्होंने अपनी नदियों को क्लीन कर लिया। नहीं तो टेम्स नदी है वो तो गंदे नाले की तरह सड़ती थी, जैसे कि हमारे यहाँ यमुना वगैरह में होता है अब, है ना। उनको उन्होंने क्लीन कर लिया, डेन्यूब को क्लीन कर लिया उन्होंने, टेम्स को, और हमारी नदियाँ सब जो है पोल्यूटेड हो गई हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है ना, वो ये मार्केट का हिस्सा है, बाजारीकरण का हिस्सा है ना। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की नीतियाँ हैं, इससे समाधान नहीं निकलने वाला। तो जब ये लैरी समर्स का पेपर आया तो बड़ी थू हुई कि क्या कह रहे हो कि ये आदमी जो तीसरी दुनिया के देशों में, तो उसने कहा नहीं ये तो एक डिस्कशन पेपर है। पर डिस्कशन पेपर का मतलब है कि यही रियलिटी है बाजार की। तो बाजार समाधान नहीं है हमारा, है ना, लेकिन हम बाजार की तरफ पीछे जो भाग रहे हैं। तो अगर हमारी समझ डेवलप हो तो हम बाजार की तरफ ना जाके हम एक इंक्लूसिव पॉलिसी की तरफ जाएं, क्योंकि बाजार तो एक्सक्लूसिव होता है, वो एक्सक्लूड करता है। जिसके पास परचेजिंग पावर कम होती है उसको जो बाहर कर देता है, जिसके पास परचेजिंग पावर होती है वही सब कुछ जो करता है। तो बिलियनर्स की संख्या बढ़ रही है और एक तरफ गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। तो हमको तो इंक्लूसिव पॉलिसी चाहिए। ये इंक्लूसिव पॉलिसी लाने के लिए जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसको मैं असंगठित क्षेत्र बोलता हूँ, जिसमें 94% लोग अभी भी काम करते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, वो कहाँ पे हैं? वो कृषि में है 46% और 48% माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स में है। तो उनको हमें बढ़ावा देना है। हमारी तो नीति पूरी की पूरी कि हम संगठित क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे डिजिटाइजेशन हो, सबसे वो उन्हीं को फ़ायदा। अब हम असंगठित क्षेत्र को संगठित नहीं बना सकते। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, तो हमारे जैसे किसान हैं, 85% किसान तो हमारे 5 एकड़ से कम ज़मीन जोतते हैं। बहुत सारे हैं वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जोतते हैं। बहुत छोटे हैं, वो संगठित नहीं हो सकते। उसी तरह माइक्रो सेक्टर जो है उसमें एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, वो कभी हो ही नहीं सकता ऑर्गेनाइज। पर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर करते रहते हैं और इनको डैमेज करते रहते हैं। तो हमारे किसानों की आमदनी बहुत कम है, वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। माइक्रो सेक्टर वो परेशानी में रहता है। इन्हीं को तो हमें बढ़ाना है। जब हम इनको बढ़ाएंगे तो इंक्लूसिव होगा, है ना। तो हमारी नीतियाँ, क्योंकि हम बाजारीकरण की नीति की तरफ जा रहे हैं 1991 के बाद, तो इनको हमने इग्नोर किया, इसीलिए गैर बराबरी बढ़ गई समाज में, इसीलिए तरह तरह की परेशानी आ गई, कंज्यूमरिज्म आ गया, क्योंकि बाजार तो कंज्यूमरिज्म से आगे बढ़ता है। तो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो कंज्यूमरिज्म जितना हम प्रमोट करेंगे उतनी ज़्यादा समाज में और परेशानियाँ आएंगी। उससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते हुए आप देखें कि अचानक फ्लड आ जाता है, हीट हो जाती है, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर हो रही है, स्पेन में फॉरेस्ट फायर हो रही है, फ्रांस में हो रही है, यांगसी नदी जो चाइना में सूख गई 3 साल पहले, है ना। तो ये सारी समस्याएं इससे बढ़ रही हैं। तो हम अगर जो अपने जैसे रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन करेंगे तो हम इन सारी समस्याओं का हल अपने ढंग से निकालेंगे। वो हम फिर बाज़ार से नहीं कि ये इससे करेंगे। तो इंक्लूसिव पॉलिसी करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना ना हमारे पास क्लाइमेट का सोल्यूशन है, ना शिक्षा का सोल्यूशन है, ना R&D का सोल्यूशन है, और ना समाज में कैसे हम हारमोनियस एग्जिस्टेंस करें। तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा तरह तरह का, और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो फिर लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोचेंगे नहीं। सर, पीपल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूसिव जो आप डेवलपमेंट बता रहे हो, उसको प्लीज़ माइक्रो एलिमेंट्स आप प्लीज़ बताओ कि आपने कैसे बताया है कि ये चीज़ करो तो इंक्लूसिव होगा, ये करो तो इंक्लूसिव होगा। कुछ 4-5 चीज़ें। इंक्लूसिव का मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं
उनका सबका हिस्सा होना चाहिए। सर स्टेक होल्डर्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसका बेसिस क्या होगा? मतलब जैसे कि स्कूल है तो पेरेंट टीचर्स का मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पेरेंट्स फीडबैक दें टीचर्स पे और टीचर्स पे कंट्रोल रहे कि टीचर्स ढंग से पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना। उसी तरह जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे टीचर्स को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वो अपने ढंग से कोर्सेज बनाएं, है ना, जिससे कि उनका कमिटमेंट अपने कोर्सेज की तरफ रहे। सर पर मैंने कोर्सेज बनाए हैं खुद से, मेरे पास ऑटोनॉमी थी वो वाली। मुझे एक आउटर स्ट्रक्चर दे दिया था कि ये कोर्स है आपको, जैसे मैंने फिनटेक पढ़ाना था तो मेरे पास मुझे बस सब्जेक्ट का नाम दिया गया फिनटेक, एंड देन आई वाज कॉल्ड, एचओडी ने मुझे बुलाया एंड उन्होंने कहा आप करवा लोगे, तो मैंने कहा कि मुझे नॉलेज तो है, मैं बना लूँगी अपने हिसाब से, अगर आपको कुछ देना तो आप बताओ। दे गेव मी कंप्लीट ऑटोनॉमी। मैंने फिनटेक का कोर्स स्ट्रक्चर खुद क्रिएट किया और उन्होंने जो मेरा बैच था उस सेमेस्टर में, दे क्रिएटेड प्रोटोटाइप्स ऑफ फिनटेक्स, तो हम उस स्टेज तक पहुँच गए थे और मेरे पास फुल ऑटोनॉमी थी। मैंने हाउएवर देयर आर टीचर्स जो जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसको जॉब की तरह ले रहे हैं, तो वो उस ऑटोनॉमी का भी मिसयूज़ कर जाते हैं फिर। पर मेरे पास मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितना भी है उसमें मुझे फुल ऑटोनॉमी मिली थी कोर्स बनाने की, पढ़ाने की अपने तरीके से। किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, जिस तरह से मैंने उनको इवेलुएट भी किया वो भी मेरा ही ऑटोनॉमी थी। नहीं तो चलिए, आप लकी थी कि आपको मिली, है ना। हाँ जी। पर ऐसा 99.9% के साथ नहीं है ना। हम तो जब हम बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, है ना। हो सकता है कि मैं किसी तरह से ऑटोनॉमी लेके अपना पब्लिक फाइनेंस का कोर्स पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन वो जो सिस्टम है वो बाकी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है ना। जगह जगह प्रेशर होता है कि भाई आपको तो यही पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है। जो सीनियर टीचर हैं वो बताते हैं कि आपको यही करना है ना। तो इसलिए ऑटोनॉमी जो है वो सारे सिस्टम में होनी चाहिए। मैंने कहा वीसी की ऑटोनॉमी, डीन की ऑटोनॉमी, चेयरपर्सन की ऑटोनॉमी और फिर टीचर की इंडिविजुअल की, है ना। तो ये हमारा सिस्टम में होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अरुण कुमार के पास है या अपिका के पास है ना, उससे सिस्टम नहीं बनता है ना। तो हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल से ये नहीं कह सकते कि ये सारे सिस्टम में है। हमें तो देखना है कि सारा सिस्टम जो है वहाँ पे वो कैसे हो, है ना। तो वो सिस्टम जो है उसको बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि बहुत सारे टीचर्स को आप वो ऑटोनॉमी दे देंगे तो अपना जो है संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, है ना। क्योंकि वो उसी माहौल से निकले हैं जहाँ पे कि उनको ऑटोनॉमी का मतलब नहीं पता, जहाँ पे कि उनकी ओरिजिनलिटी नहीं है कि वो जो है वो करें। उन्होंने तो रट्टा मार के इम्तहान पास किया और जो उनको जो समझ में आया वही आगे आके जो किताब से कट एंड पेस्ट करके पढ़ा देंगे, है ना। तो आप देखेंगे बहुत सारी किताबें जो हैं जो कुंजी होती हैं, तो बच्चे उससे रट के इम्तहान पास कर लेते हैं। टीचर भी उसी में से देख के पढ़ा देता है और एग्ज़ाम सेटर भी उसी में से देख के क्वेश्चन भी बना देता है। तो किसी ने नॉलेज नहीं जनरेट किया, किसी ने नॉलेज नहीं एक्वायर किया, लेकिन एग्ज़ाम हो गया, बच्चे पास हो गए, उन्होंने जॉब कर लिया, पर लेकिन नॉलेज नहीं उनके पास आई। तो हमें ये देखना है कि कैसे नॉलेज जनरेशन, वो बच्चों में क्यूरियोसिटी हो कि भाई हमें नॉलेज लेनी है, टीचर में हो कि हमें मुझे नॉलेज देनी है ना। तो ये तब जाके जो बदलाव आएगा। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, टीचर्स हैं, उनके यूनियंस हैं, फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके यूनियंस हैं, उनको सबको हम साथ लेके चलें। बहुत खराबियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स यूनियन में भी बहुत खराबियां हैं, आज टीचर्स यूनियन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन यही तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जैसे कहते हैं कि कीचड़ में से ही तो कमल निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा जो खराब है तो अब हम इसको जो छोड़ देंगे, है ना। इसी को हमें रिफॉर्म करना है। और अगर हमारे जो ऊपर के लेवल पे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सोचने वाले हैं, थिंकर्स हैं, उनको ये बात समझ आ जाए तो धीरे धीरे वो पर्कुलेट करेगी। नीचे के लेवल पे जब पब्लिक में ये बात आएगी कि भाई हमें तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं बनाया तो हम तो पिछड़ जाएंगे, बाकी देश हमारे ऊपर दबाव डाल देंगे, तो वहाँ पे भी जो प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर जो हैं इन्हीं को हमें आगे बढ़ाना है। अगर इनको हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम यही कहते रहेंगे कि जो टीचर तो आते पढ़ाता नहीं है, टीचर तो रट्टा लगवा देता है, तो इसलिए वो जो गड़बड़ है। हमको इन्हीं सब में से निकालना है। अगर किसी कॉलेज में 5-10 भी ऐसे टीचर्स हैं जो जेन्युइन हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से, उन्हीं का ग्रुप को आगे हमें बढ़ाना है ना। तो कौन बढ़ाएगा? जब प्रिंसिपल की जैसी थिंकिंग होगी, जब वाइस चांसलर की ऐसी थिंकिंग होगी, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना।
तो इसलिए ये तो बड़ा बहुत समाज में बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है कि हमने कुछ कह दिया और वो हो जाएगा। किसी के एक लेक्चर देने से कोई समाज में बदलाव नहीं आता है। समाज में समझ बदलनी होती है। समाज में समझ कैसे डेवलप होगी उसके लिए हमको जो है बड़े मूवमेंट चाहिए होते हैं। सर, अभी एआई के टाइम में आपको क्या लगता है कि सोशल साइंसेज जैसे फील्ड में क्या फ्यूचर है हायर एजुकेशन का, इंडिया में या और वर्ल्ड में? क्योंकि अभी जो नॉलेज जनरेशन की आप बात कर रहे हो, आई फील चैट जीपीटी ने सब कुछ इतना इजी बना दिया है, एआई ने, कि कोई बैठ के सोचता ही नहीं है, बस सीधा जाके प्रॉम्प्ट दो और जो मिल गया उसको आगे चिपका दो चेंजेस करके कुछ। तो एआई के टाइम में हायर एजुकेशन का फ्यूचर आप क्या देख रहे हो? क्योंकि इंडिया को फ़िलहाल नॉलेज क्रिएशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सब कुछ चाहिए विकसित भारत बनने के लिए 47 तक। तो लेकिन अब एआई आ गया है, अब वो एक तरह का उसको हम किस तरह से अपना पॉजिटिव स्ट्रेंथ बना सकते हैं या फिर इट विल बैकफायर? अभी तो जो देखने में आ रहा है ना, वो एआई बिल्कुल बैकफायर करेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की वो ट्रेनिंग नहीं है कि जिससे वो एआई का इस्तेमाल करके और चीज़ों को और आगे बढ़ाएं। और थिंकिंग जो है ह्यूमन बीइंग्स की है ना, उसको नहीं रुकना चाहिए। एआई से ऐसा ना हो जाए कि हम जब बस कि एआई से हमने जो लिख लिया और फिर हमें कुछ समझ नहीं है। हाँ, तो अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी इंटरव्यू में बहुत अच्छा किसी ने वो ऐसे लिखा था, तो उससे पूछा तो उसको कुछ समझ ही नहीं थी, है ना, वो तो कि एआई से ही उसने कर लिया था। तो इसलिए हमको अपनी टीचिंग और अपने जो मतलब कैसे हम पढ़ाएं, कैसे हम उसको जो एग्जामिन करें, उसको बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं जो अपने कोर्स में हरदम ऐसे देता था कि आपको ये ऐसे लिख के लाना है, हर एक स्टूडेंट को अलग, जिससे कि वो एक दूसरे के कॉपी भी नहीं कर सकते थे। और फिर उनको आके क्लास में प्रेजेंट करना पड़ता था कि अगर उन्होंने कहीं से कॉपी भी किया है तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर समझ है तो ठीक है, आपने कॉपी किया है, जो भी मर्जी किया, लेकिन आपको अंदर से समझ होनी चाहिए, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने सिर्फ अच्छा ऐसे लिख दिया, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो मैं हरदम ओपन बुक एग्ज़ाम देता था कि आप रट्टा मार के आके जो मेरे क्लास में जो वो नहीं कर सकते, आपको उसको अप्लाई करना है ना। तो ये मैं 1984 से जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया जेएनयू में, तब से ओपन बुक एग्ज़ाम वगैरह देता था। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब ये पैंडमिक में उन्होंने कहा सर आपने किया था तो हमें कुछ समझ है कि ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे है। नहीं तो ऑर्डिनरी टीचर को तो ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं, है ना। वो तो जो क्लास में पढ़ा दिया उसी को ये करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो क्लास में नहीं पढ़ाया है वो कैसे आ गया, जबकि क्लास में जो पढ़ाया है वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। उस अंडरस्टैंडिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी तो जो शिक्षा पद्धति रही है वो तो रट्टा मार के जो क्लास में है रट्टा मार के उसको आके प्रोड्यूस कर दो और बस आप ले लो, समझ नहीं। तो इसलिए समझ कैसे डेवलप हो वो तो हमारी एक समस्या रही है, और वो एआई के आते आते तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और फिर एआई के चलते हुए जो खतरा है वो ये कि एक कहीं नई सुपर इंटेलिजेंस क्रिएट हो रही है। ये सुपर इंटेलिजेंस आदमी को डिस्प्लेस कर रही है। मतलब डॉक्टर का काम, आर्किटेक्ट का काम, लॉयर का काम, ये फिल्म मेकिंग का काम, ये सब डिस्प्लेस हो रहा है। आर्ट का काम, ये सब डिस्प्लेस। तो अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था वो होता था फिजिकल लेबर का डिस्प्लेसमेंट, कि आपने मतलब अगर बुवाई करनी है तो हल बैल से, तो अब जो वो ट्रैक्टर कर रहा है ना। आपने कटाई करनी है तो हाथ से कटाई होती थी, अब वो जो हार्वेस्टर कंबाइन कर रहा है ना। तो ये फिजिकल लेबर डिस्प्लेस हो रहा था, अब मेंटल लेबर डिस्प्लेस होगा। यानी कि न्यूज़ रीडर तक जो है अब वो एआई से आप कर लेंगे, है ना। क्योंकि इतनी तेज़ी से जो सारी नॉलेज वो उसके पास आ जाएगी कि वो न्यूज़ रीडर का भी काम कर देगा, है ना, जर्नलिस्ट का भी काम कर देगा, स्टोरी भी लिख देगा। तो बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और क्योंकि शिक्षा अच्छी नहीं है बच्चों की, तो इसलिए वो एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो बहुत बड़े लेवल पे बेरोज़गारी हो जाएगी। ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत है, वो बहुत बड़े लेवल पे अगले साल, 2 साल, 3 साल में बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। तो जो हम बातें कर रहे थे कि बच्चे हताश और निराश हैं, वो हताशा निराशा और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमको आज से उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बच्चों को हम। तो मैंने जो अपनी किताब इंडियन इकॉनमी किताब 2013 में की थी, उसमें कहा वी हैव टू टीच लर्निंग हाउ टू लर्न। मतलब क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ बदलेगी कि आपको अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा। तो आपको ये सीखना होगा कि कैसे आप अपने आप को बदलें। लर्निंग हाउ टू लर्न,
ये हमारे होना चाहिए, है ना। तो लर्निंग हाउ टू लर्न के लिए बिल्कुल नई तरह की शिक्षा हमें चाहिए, जिसमें रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज बहुत बड़े लेवल पे होगा, और फिर भी हो सकता है कि हम एआई का चैलेंज डील ना कर पाएँ। अब ये आने वाले समय में पता लगेगा। सर, ये रट्टे वाली बात से ना मुझे जापान, साउथ कोरिया और चाइना का स्टेम एजुकेशन का एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान आ रहा है। तो क्रिएटिव एजुकेशन वर्सेस स्टेम एजुकेशन का फोकस, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? बिकॉज इंडिया कहता हूँ पीसा स्कोर्स भी नहीं है ही नहीं। एक बार कुछ एक स्टेट के हुए थे, वो इतने बुरे थे कि वो डिसकंटिन्यू कर दिए थे। तो हाउएवर स्टेम एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। तो वो बैलेंस कैसे क्रिएट हो सकता है सर, क्रिएटिव एजुकेशन वर्सेस स्टेम एजुकेशन? स्टेम में तो फिर सर रट्टा ही आ जाता है एक पॉइंट पे आके। बिल्कुल नहीं। ये वर्सेस कैसे? अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो अच्छी एजुकेशन के लिए तो आपको एब्जॉर्ब करनी है नॉलेज, वो चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कल्चर हो। आपको नॉलेज अगर आपने एब्जॉर्ब नहीं की तो आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो इसलिए वर्सेस क्रिएटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। एवरीथिंग हैज़ टू बी क्रिएटिव, है ना। वो चाहे आपकी साइंस, अगर आपने साइंस में आपने आइंस्टाइन पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट वर्ड हो गया, आप उससे आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। अभी जैसे कॉन्शियसनेस के बारे में कि कॉन्शियसनेस क्या है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हिंटन है जो फादर ऑफ एआई समझा जाता है, उसने न्यूरल नेटवर्क्स का किया, तो उसी के स्टूडेंट्स ने उसको आगे बढ़ाया और एआई फिर उससे आगे निकला, है ना। और आज हिंटन कह रहा है कि भाई एआई का डेवलपमेंट रोक दो, क्योंकि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। इससे तो पता नहीं जो एक सुपर इंटेलिजेंस शायद क्रिएट हो जाए जो आदमी को ही डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। तो वो यहाँ तक ये पिछले गूगल से रिज़ाइन करके 2 साल पहले वो कैंपेन कर रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आदमी को क्रिएटिव ही रहना पड़ेगा, बिना क्रिएटिविटी के कुछ भी नहीं होगा। और एआई के ज़माने में तो बिना क्रिएटिविटी के और भी ज़्यादा धक्का लगेगा। तो सर चाइना ने अपने नर्सरी क्लासेस में एआई करिकुलम में मैंडेटरी कर दिया है। नहीं, वो तो ठीक है कि आपने जो मतलब कि कंप्यूटराइजेशन, शुरू में तो एआई नहीं है, पर शुरू में मतलब उनको समझ में आएगा कि कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए, है ना। पर सवाल ये है कि वो इस्तेमाल आपको कैसे करना है, वो क्रिएटिविटी के फॉर्म में आएगा ना, कि आपको कहाँ उसका एप्लीकेशन करना है, कहाँ पे उसका फ़ायदा उठाना है। जैसे कि एक मेरे मित्र हैं, वो एम्स में उन्होंने एक वो ऐप डेवलप किया कि आपके स्किन की पिक्चर लेके वो बता देंगे कि आपका ये फोड़ा फुंसी है वो क्या है ना। या एक मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने हाँ एआई का कि आपके माथे की पिक्चर ली और उससे कुछ उन्होंने जब थोड़े पैरामीटर्स उसमें डाल दिए तो वो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, वो सारा बता देगा, है ना। और वो कह रहे हैं कि मैं जानबूझ के इसको एक्यूरेट नहीं बना रहा, नहीं तो डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, है ना। तो पर ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो वेरिएबल वॉचेस वगैरह हैं, वो आपके जो तरह तरह के पैरामीटर्स वगैरह कर लेती हैं। तो एआई का यूज़ बहुत तरह से हो सकता है। तो वो किस प्रकार से हो, जो ह्यूमन बीइंग्स के मदद के लिए हो, न कि उनको डिस्प्लेस करने के लिए। इसकी तरफ भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है फिर भी एआई हमारे हाथ के बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हरीरी एग्जाम्पल देता है कि जैसे एआई है वो झूठ बोल देता है ना, अपना पर्पस सर्व करने। और हिंटन ने एग्जाम्पल दिया कि वो कि भाई एआई को बोला कि बंद कर लो अपने आप को, उसने बंद नहीं किया, उसने अपना कॉपी कहीं और बना दिया कि अगर आप बंद भी कर देंगे तो उसका कॉपी कहीं और है। तो मतलब ऑलरेडी सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज गेटिंग क्रिएटेड। अब कितना वो कॉन्शियसनेस आगे चलेगा, कितना नहीं चलेगा, आगे आने वाले समय में पता लगेगा। और उसका असर बहुत बड़ा होने वाला है, और उसका असर हमारे शिक्षा पद्धति पे भी होने वाला है, हमारे डेवलपमेंट पे भी होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा ही ऐसा फेज़ है जो अभी समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि हम किधर जा रहे हैं। मुझे एक पॉइंट ये आ रहा था कि मैं आपको बोलने लगी थी कि प्राइमरी टू हायर एजुकेशन करिकुलम चेंजेस आप क्या मेन सजेस्ट करना चाहोगे? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नहीं, मैं देखिए कोई एक व्यक्ति ये क्या चेंज होना चाहिए ये नहीं बता सकता। हर एक टीचर का अपना व्यू होगा। जो प्राइमरी टीचर है उसका व्यू होगा कि भाई क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो सेकेंडरी टीचर होगा उसका व्यू होगा, जो कॉलेज टीचर है उसका व्यू होगा, जो यूनिवर्सिटी टीचर है उसका व्यू होगा, जो रिसर्चर है उसका व्यू होगा। हर एक का अलग अलग व्यू है और सबको एकोमोडेट करना चाहिए। वही तो ऑटोनॉमी का यही मतलब है कि भाई हो सकता है कि आप सही हो दूसरा गलत हो,
लेकिन उसको भी उतना ही राइट है कि वो उसको एक्सपेरिमेंट करे, हो सकता है वो कल सही निकल जाए। जैसे मैंने कहा ना कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के पीछे 100 अनसक्सेसफुल होते हैं। तो एक चीज़ सही निकालने के लिए हो सकता है 100 चीज़ें जो सही ना हो वो भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें शुरू में पता नहीं कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है ना। तो जो आज हम गलत मान रहे हैं कल वही सही निकल आए, है ना। तो इसलिए हमको तो सबको अलाउ करना चाहिए, और किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये समाज का व्यू होना चाहिए। और समाज में जब सारे टीचर्स अपना व्यू रखेंगे तो फिर वो डेवलप होगा, और उससे टीचर्स में उत्साह बढ़ेगा। अभी तो टीचर को भाई मैकेनिकली ये पढ़ा दो, मैकेनिकली ये कर दो, तो वो मैकेनिकली काम करते हैं, उनका उसमें जो इतना कमिटमेंट नहीं होता कि वो उसको ढंग से करें। तो जितना टीचर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जितना उसको लगेगा कि उसकी ओरिजिनलिटी सामने आ रही है, तो जो अभी बहुत अच्छा टीचर नहीं है वो भी अच्छा टीचर बन जाएगा, जो बहुत अच्छा रिसर्चर नहीं है वो भी अच्छा रिसर्चर बनने की कोशिश करेगा। तो हमें तो सबको उत्साहित करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा, एक कीचड़ में से ही तो कमल निकलता है ना। तो आज की जो खराब स्थिति है उसी में से हमको उभरना है। Thank you so much, sir. It was a great discussion. I hope people's education policy gets the right visibility. Thank you you so much.